देखिए 17 जुलाई 2026 को आमिर खान लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में एक ऐसा बयान देते हैं जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। We're inspired by a certain person. Sonam Wangchuk, that's what I'm told. No, that's not true actually. No? No. That is a misconception. वो कहते हैं कि उनकी 2009 की ब्लॉकबस्टर 3 इडियट्स, उसका जो फुनसुक वांगडू वाला कैरेक्टर था वो एक्चुअली सोनम वांगचुक से इंस्पायर्ड था ही नहीं। और बात अगर यहाँ पर खत्म हो जाती तो बात ही क्या थी। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। असली प्रॉब्लम ये है कि आमिर खान वाला ये मामला कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। ये पूरे उर्दू वर्ल्ड का पिछले 30 साल का एक बहुत बड़ा पैटर्न है। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसमें बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी कहकर आपको एक कहानी बेची जाती है, पर उस कहानी की असली सच्चाई कुछ और ही होती है। आप चक दे इंडिया का एग्जाम्पल ले लो। यश राज की ये मूवी 2007 में आई थी, ब्लॉकबस्टर थी, जिसे पूरे देश ने पेट्रियोटिक मास्टरपीस बता दिया था। एक्चुअली ये एक हिंदू राजपूत हॉकी कोच मीर रंजन नेगी की लाइफ पर बेस्ड थी, पर स्क्रीन पर यश राज ने उसे मुस्लिम कबीर खान ही बना दिया। क्यों? क्योंकि गंगा जमनी तहजीब का फेक सेक्युलर नैरेटिव बेचना था। फिल्म के डायरेक्टर शिमित अमीन, उन्होंने खुद कहा कि हमने फिल्म में मुस्लिम कैरेक्टर इसलिए दिखाया क्योंकि हमें पता था कि इससे प्लॉट में टेंशन बिल्ड हो पाएगी। एक असली हिंदू हीरो की पूरी स्ट्रगल को हड़प कर उसे मुस्लिम कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम में डाल दिया गया। ऐसी ही आर्टिकल 15 देख लो, तानाजी देख लो, जय भीम देख लो, शेरनी देख लो। हर बड़ी फिल्म जो पिछले 15-20 साल में ट्रू स्टोरी बताकर बेची गई, उसमें रियल इवेंट्स को सिस्टमैटिकली मैनिपुलेट किया गया। कहीं रियल हिंदू को मुसलमान बना दिया गया, कहीं रियल मुसलमान अपराधी को हिंदू बता दिया गया, और कहीं रियल ओबीसी अपराधियों को ब्राह्मण बना दिया गया, कहीं रियल क्रिश्चियन पुलिस वाले को हिंदू बना दिया गया। और ये सब एक बहुत बड़े कोऑर्डिनेटेड कम्युनल प्रोपेगेंडा का हिस्सा बना हुआ था। 2024 में वेटरन एक्टर अन्नू कपूर ने ANI को एक इंटरव्यू दिया और उसमें खुलकर बताया कि इन इंडिया दे वांट टू शो अ मुस्लिम एज अ गुड कैरेक्टर एंड मेक फन ऑफ अ पंडित। दिस इज गंगा जमनी तहजीब। चक दे इंडिया का जो मेन कैरेक्टर है वो असल में हमारे एक बहुत बड़े कोच श्री नेगी साहब की लाइफ के ऊपर है, लेकिन इंडिया के अंदर है ना कि वो मुसलमान को अच्छा कैरेक्टर बताना है और पंडित का मजाक उड़ाना है, तो वो पुरानी एक ब्याधि है जिसे गंगा जमनी तहजीब के नाम पर एक लेबल लगा दिया जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज ये सब करती क्यों है? इसके पीछे कौन सा एजेंडा है? कहाँ से आता है ये पैसा? और सबसे बड़ी बात, इस सिस्टमैटिक मैनिपुलेशन का हमारे समाज पर क्या असर पड़ रहा है? आइए इस वीडियो में यही पूरी कहानी आराम से समझते हैं। देखिए, अगर आप पिछले 20-25 साल की इंडियन फिल्म्स को गौर से देखोगे तो एक बहुत क्लियर पैटर्न आपको नजर आएगा। हर बड़ी फिल्म जो ट्रू स्टोरी बताकर बेची जाती है उसमें असली फैक्ट्स को बड़ी सफाई से बदल दिया जाता है, और ये बदलाव कोई रैंडम क्रिएटिव लिबर्टी नहीं होता। हर एक बदलाव एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन में जाता है, जहां हिंदुओं को, अपर कास्ट को, राजपूतों को, ब्राह्मणों को, इस टाइप की कम्युनिटीज को टारगेट किया जाता है, और मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को और स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टीज को प्रोटेक्शन दी जाती है। सबसे पहले 2007 की चक दे इंडिया की पूरी स्टोरी समझ लीजिए। शाहरुख खान ने इसमें कबीर खान नाम के एक मुस्लिम हॉकी कोच का रोल किया है, जिसे 1982 में एशियन गेम्स में पाकिस्तान से हार के बाद 15 साल तक गद्दार कहा जाता है, और बाद में वो इंडियन विमेन्स हॉकी टीम को कोच करके वर्ल्ड कप जितवा देता है और अपनी लॉयल्टी भारत के लिए प्रूव करता है। And I'm the coach of the Indian national women's team. ये चक दे इंडिया में दिखाया गया था, लेकिन रियल कोच पता है कौन थे? असली कोच थे मीर रंजन नेगी, जो एक हिंदू थे। असली मीर रंजन नेगी 1982 में गोलकीपर थे जब भारत पाकिस्तान से 7-1 से हारा था। इसके बाद 16 साल तक उनको गाली दी जाती रही थी। बच्चे स्कूल में मजाक उड़ाते थे और पूरे देश में उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। 16 साल किसको बोलते हैं? और उन 16 साल में एक दिन ऐसा नहीं गया कि मैं मैदान में नहीं गया। फिर उन्होंने कोचिंग शुरू की। 1998 में भारत को एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल दिलवाया और 2002 में इंडियन विमेन्स हॉकी टीम को कोच करके कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक दिलवा दिया। और यही चक दे इंडिया की असली कहानी थी। पर यश राज ने एक हिंदू कोच की 20 साल की स्ट्रगल को उठाकर एक मुस्लिम आइडेंटिटी में ढाल दिया। फिर 2019 में अनुभव सिन्हा ने आर्टिकल 15 बनाई। आयुष्मान खुराना ने एक ब्राह्मण IPS का रोल किया जो एक रूरल डिस्ट्रिक्ट में 2 दलित लड़कियों के रेप और मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करता है। फिल्म के अंदर साफ साफ दिखाया गया कि अपराधी जो थे वो महंत जी के लड़के थे, यानी कि ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग थे। मनोज पाहवा ने ब्रह्मानंद सिंह नाम के एक मुख्य विलेन का रोल किया था जो पूरे क्राइम को कवर अप करता है। लेकिन 2014 में हुए बंदायू केस की रियलिटी से बिल्कुल अलग थी।
असली केस में जो 5 अक्यूज थे उनके नाम थे पप्पू यादव, अवधेश यादव, उर्वेश यादव, छत्रपाल यादव और सर्वेश यादव। यानी कि सब के सब ओबीसी कम्युनिटी से थे और इनमें से 2 छत्रपाल और सर्वेश पुलिस वाले भी थे। और ये सब उस वक्त की अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट के अंडर हुआ था। पुलिस डिपार्टमेंट पर आरोप था कि समाजवादी पार्टी के पॉलिटिकल प्रेशर के कारण यादव अक्यूज जो हैं उनको लीनियंसी दे दी गई है। बाद में नवंबर 2014 में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन में कंक्लूड किया कि ये एक्चुअली में एक ऑनर सुसाइड केस था, क्योंकि बड़ी लड़की का पप्पू यादव से अफेयर था। यानी पूरे केस का ब्राह्मणों से कोई लेना देना नहीं था, पर अनुभव सिन्हा ने पूरा केस उठाकर ब्राह्मणों के माथे पर थोप दिया, क्योंकि भाई साहब ब्राह्मणों को डिमोनाइज करना तो बॉलीवुड में एक फैशन रहा है। इसके बाद 2021 में अमेजॉन प्राइम पर सूर्या की एक फिल्म आई थी जय भीम। ये तमिल फिल्म एक इरूलर ट्राइबल पर्सन राजा कन्नू की कस्टोडियल डेथ पर बेस्ड थी। फिल्म के अंदर सारे रियल नाम जो थे वो रिटेन किए गए थे, यानी कि राजा कन्नू, सेंगनी, चंद्रू एडवोकेट सब रियल बेस्ड थे, लेकिन सिर्फ एक नाम बदला गया था, सब इंस्पेक्टर का नाम, जो राजा कन्नू को टॉर्चर करके मार डालता है। फिल्म के अंदर उसका नाम रखा गया था गुरुमूर्ति और उसके घर के बैकग्राउंड में कैलेंडर दिखाया जाता है जिसमें अग्निकुंड का सिंबल होता है, जो कि वन्नियार कास्ट जो होती है उसका धार्मिक सिंबल है। यानी सब इंस्पेक्टर को साफ साफ तौर पर एक वन्नियार हिंदू दिखाया गया था जो कि क्षत्रिय होते हैं। पर जो रियल लाइफ के अंदर सब इंस्पेक्टर था जिसने ये सब कुछ रियल में किया था उसका नाम था एंथोनी सामी, जो कि एक क्रिश्चियन था। ना वो वन्नियार था ना वो हिंदू था। और इसके बाद वन्नियार संगम नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने सूर्या और फिल्म के डायरेक्टर को 5 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस तक भेज दिया था। पीएम के पार्टी के नेता अनुपमी रामदास ने खुलेआम आरोप लगाया था कि वन्नियार कम्युनिटी को इस फिल्म के कारण डेलिबरेटली बदनाम किया जा रहा है। फिर उसी साल यानी 2021 में ही अमेजॉन प्राइम पर विद्या बालन की शेरनी रिलीज हुई, जो कि महाराष्ट्र के यावतमल में 2018 की टाइग्रेस अवनी हंटिंग पर बेस्ड थी। फिल्म के अंदर शरद सक्सेना ने रंजन राजहंस उर्फ पिंटू भैया नाम के एक हिंदू शिकारी का रोल किया था, जो कलावा पहने रखता है और हवन में पार्टिसिपेट करता है। पर जो असली शिकारी रियल लाइफ में थे वो थे हैदराबाद के नवाब शफात अली खान और उसके बेटे असगर अली खान, यानी मुसलमान थे। पर बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। विद्या बालन का जो फॉरेस्ट ऑफिसर का कैरेक्टर था वो रियल लाइफ के अंदर KM अभरना नाम की एक बिंदी पहनने वाली हिंदू महिला का कैरेक्टर था, जो IFS ऑफिसर थी। लेकिन फिल्म के अंदर उसका नाम रखा गया विद्या विंसेंट, यानी कि क्रिश्चियन आइडेंटिटी पहना दी गई। यानी डबल मैनिपुलेशन हो गया। मुस्लिम हंटर जो था उसको हिंदू पिंटू भैया बना दिया गया और हिंदू फॉरेस्ट ऑफिसर को क्रिश्चियन विद्या विंसेंट बना दिया गया। असगर अली खान ने खुद प्रोड्यूसर को लीगल नोटिस भेजा था इसके बाद। और सबसे मजेदार बात, यही खेल 3 इडियट्स में भी खेला गया था। सोनम वांगचुक नाम के एक लद्दाखी बुद्धिस्ट इंजीनियर हैं जिनकी लाइफ स्टोरी को बेसिस बनाकर पूरी फिल्म बना दी गई थी। लेकिन मूवी रिलीज के कई साल बाद आमिर खान और डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने पब्लिक के अंदर बताया था कि मूवी एक्चुअली में किसी और चीज पर बेस्ड है, किसी और बंदे पर बेस्ड है। फिर उसमें से एक कैरेक्टर मिला जो एक्चुअली जो आमिर का जो कैरेक्टर है वो हमारे इंस्टीट्यूट में एक ऐसा कैरेक्टर है, नाम नहीं ले पाऊंगा उसका, पर वो एक कैरेक्टर की कहानी है जो फिल्म मेकर बनना चाहता था, उसका एडमिशन नहीं हुआ फिल्म इंस्टीट्यूट में। और दूसरा उसका दोस्त था जिसका एडमिशन हो गया, पर उसके फादर ने उसको जाने नहीं दिया, कहता तू सिनेमा में नहीं जाएगा, तू इंजीनियर बन। तो ये आदमी उसके एडमिशन पे इंस्टीट्यूट चला आया, उसने अपना नाम बोले मैं उस नाम पे, वो आके वहाँ पे रहने लगा। और उसका कहना ये था कि यार, और वो किसी को पता नहीं चला, जब वो पास आउट हुआ 3 साल के बाद तब वो लोगों को पता लगा इसका नाम कुछ और है। और ऐसे ही न जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं। तो देखिए पैटर्न बिल्कुल साफ है। हर थोड़े दिन के अंदर किसी ना किसी फिल्म के अंदर एक खेल खेल दिया जाता है। पर सवाल ये है कि सब क्यों हो रहा है और इसके पीछे कौन है। देखिए ये सब कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है। जब एक ही इंडस्ट्री के अंदर बॉलीवुड, तमिल सिनेमा और अमेजन प्राइम जैसे OTT प्लेटफॉर्म सब एक ही डायरेक्शन में फैक्ट्स को बदल रहे हों, तो इसे कोइंसिडेंस नहीं कह सकते, इसे स्ट्रैटेजी कहते हैं। और इस स्ट्रैटेजी के पीछे बहुत क्लियर पॉलिटिकल और फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं, जो हिंदू मुस्लिम तनाव को हवा देकर कास्ट की खाइयों को और गहरा करके और हिंदू मेजॉरिटी को अपराध बोझ में रखकर अपनी दुकान चलाते हैं। देखो सबसे बड़ा फैक्टर है सिलेक्टिव प्रोटेक्शन। आर्टिकल 15 ना इस केस का सबसे बड़ा प्रूफ है। अनुभव सिन्हा ने बदायूं 2014 का केस उठाया, उसे बेसिस बनाया और उस पर फिल्म बना दी। पर उस फिल्म में से समाजवादी पार्टी और यादव OBC एंगल दोनों को पूरी तरीके से गायब कर दिया। ये इसलिए हुआ क्योंकि बॉलीवुड का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK और इन्हीं के जैसी लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हीं के साथ पॉलिटिकल अलाइनमेंट रखता है। इन पार्टीज के वोट बैंक्स को प्रोटेक्ट करना बॉलीवुड का इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट है। अब ऐसे में इनके मुस्लिम या सो कॉल्ड लोअर कास्ट वोट बैंक को डिफेम करना उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना होता है और इसीलिए पूरा का पूरा क्राइम ब्राह्मण्स या अपर कास्ट के ऊपर थोप दिया जाता है। अपर कास्ट जिनका पॉलिटिकल कैपिटल कम है,
जो इलेक्टोरल मेजॉरिटी नहीं बनाते हैं। फिर दूसरा फैक्टर है बॉलीवुड का गंगा जमुनी तहजीब का फेक सेक्युलर बिजनेस मॉडल, जो पिछले 50 साल से एक ही टेम्पलेट के ऊपर चल रहा है। यश राज और उसके जैसे बड़े स्टूडियोज ने एक ऐसा नैरेटिव बेचा है जिसमें हिंदू हमेशा प्रॉब्लमेटिक दिखाया जाता है। वीडियो शूट कर लिया है, दोबारा किसी को लूटने की कोशिश की तो ये वीडियो YouTube पे अपलोड कर दूंगा और तू जेल में डाउनलोड हो जाएगा, समझे? जेम्स ऑफ बॉलीवुड टाइप लोग जो बॉयकॉट करते हैं, वो नीचे वो UPI का अपना एड्रेस भी देते हैं, इस पे पैसे भेज दो। वो एक्सपोज हो गए, उनको लोगों ने पैसे भेजना बंद कर दिए। और मुसलमान, वो तो नोबल है, विक्टिम है या मिसअंडरस्टूड है। खान साहब, आप हमारा छुआ पानी पियेंगे? अरे तो क्या हुआ? ला हौल विला कुव्वत। भैया हम तो सीधी बात जानते हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। क्या पालने वाला इसे मरने के लिए छोड़ गया है और मारने वाला इसे जिंदगी दे रहा है। अरे तेरी कुदरत दादा, ये बड़े सवाब का काम किया है तुमने, अल्लाह तुझे इसका फल जरूर देगा। बड़े पुण्य का काम किया है तुमने, धन्य है तुम्हें, सचमुच देवता हो। एक हिंदू को डिमोनाइज करना यशराज की स्टैंडर्ड बिजनेस प्रैक्टिस है, क्योंकि यही उनके फॉरेन बॉक्स ऑफिस, गल्फ कंट्रीज और पाकिस्तानी बांग्लादेशी ऑडियंस को खुश करता है, जहां से बड़ा रेवेन्यू आता है। फिर आता है तीसरा फैक्टर, जिसमें OTT प्लेटफॉर्म्स का रोल है, जिसने पिछले 5-6 सालों में इस प्रोपेगेंडा को इंडस्ट्रियल स्केल पर पहुंचा दिया है। सबसे कंट्रोवर्शियल और एंटी हिंदू नैरेटिव वाली फिल्म्स अब सीधे OTT के ऊपर रिलीज हो रही हैं, जैसे जय भीम और शेरनी, दोनों Amazon प्राइम पर रिलीज हुई थी। इसकी वजह यह है कि थिएट्रिकल रिलीज पर CBFC सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, पब्लिक रिएक्शन का डर होता है और टिकट वो बेचने पड़ते हैं। पर OTT वो फॉरेन प्लेटफॉर्म होने के कारण इंडियन सेंसरशिप यहाँ पर कमजोर हो जाती है और कंटेंट डायरेक्टली करोड़ों सब्सक्राइबर्स तक आराम से पहुंच जाता है। Amazon जैसी फॉरेन कंपनी को इंडियन कम्युनिटी हार्मनी की कोई चिंता नहीं होती, वो सिर्फ सब्सक्रिप्शन, ग्रोथ, ये 2 चीजें चाहती है और डिवाइसिव कंटेंट व्यूअरशिप को बढ़ाता है। फिर चौथा फैक्टर है फॉरेन फंडिंग और NGO इकोसिस्टम का। कई इंडियन फिल्म मेकर्स इंटरनेशनल ग्रांट्स, फॉरेन फिल्म फेस्टिवल्स और NGO लिंक्ड प्रोडक्शन कंपनीज इनसे फंडिंग लेते हैं। और ये जो फंडिंग सोर्सेज होते हैं ना, इनकी स्पष्ट कंडीशन होती है, इन्हें हिंदू मेजॉरिटी नैरेटिव नहीं चाहिए, इन्हें अपर कास्ट को विलन दिखाना है, माइनॉरिटी को ग्लोरीफाई करना है और कास्ट की खाइयों को और गहरा करना है। और यही रीज़न है कि हर ऐसे फिल्म में ना एक सेम पैटर्न दिखता है, चाहे डायरेक्टर कोई भी हो, भाषा कोई भी हो। फिर पांचवा और सबसे खतरनाक फैक्टर कास्ट पॉलिटिक्स का वेपनाइजेशन है। आर्टिकल 15 में ब्राह्मण विलन था, जय भीम में वनियर विलन था, और ना जाने कितनी ही फिल्में ऐसी हैं जो स्पेसिफिक कास्ट कम्युनिटीज को सिस्टमैटिकली टारगेट कर रही हैं। जिन जातियों का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम है, जो जातियां इलेक्टोरल मेजॉरिटीज नहीं बनाती हैं, उन्हें आसानी से विलन बनाया जा सकता है। ब्राह्मण, राजपूत और कुछ अपर कास्ट, ये सब सॉफ्ट टारगेट हैं। पर यादव्स, कुछ बड़ी OBC कम्युनिटीज और कुछ डोमिनेंट कास्ट ग्रुप्स, उनको छूना मना है, क्योंकि इनका पॉलिटिकल मसल बहुत बड़ा है। तो कुल मिलाकर ये पूरा खेल एक कोऑर्डिनेटेड कम्युनल प्रोपेगेंडा है जो बॉलीवुड ना जाने कितने सालों से खेल रहा था। देखिए, बॉलीवुड के अंदर ये जो सब कुछ हो रहा था ना, ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव वॉरफेयर है। ये कोई कॉन्स्पायरेसी थ्योरी नहीं है, ये फैक्ट्स हैं जो हर फिल्म की स्क्रिप्ट में लिखे गए थे। और जब हर कुछ दिनों के अंदर किसी फिल्म का पैटर्न यही होता है, तो ये बहुत ज्यादा नुकसान करता है। इसका पहला डैमेज कम्युनिटी लेवल डिस्ट्रस्ट है, जो हमारी खुली आंखों के सामने हो रहा है। जब आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों के अंदर लगातार दिखाया जाता है कि दलितों के ऊपर सारी एट्रोसिटीज ब्राह्मण महंत जी करते हैं, तो एक नॉर्मल दलित व्यूअर के मन में ब्राह्मणों की जो इमेज बनती है वो एक ऑपरेसर की बन जाती है। जब जय भीम जैसी फिल्मों में दिखाया जाता है कि वनियर कम्युनिटी पूरी तरीके से सिस्टमैटिकली इरूलर ट्राइबल्स जो हैं उनको टॉर्चर करती है, तो एक नॉर्मल इरूलर के मन में वनियर कम्युनिटी एक एनिमी बन जाती है। और यही रीजन है कि तमिलनाडु के अंदर वनियर और इरूलर्स के बीच में टेंशन बढ़ी थी, PMK और DM के बीच में खुली जंग हो गई थी
और सूर्या जो एक्टर था उसको डेथ थ्रेट्स तक मिल गए थे। यानी जो फिल्म में प्रोपेगेंडा किया जाता है ना, वो रियल स्ट्रीट्स के अंदर धरातल पर हिंसक बन जाता है। दूसरा डैमेज ये है कि असली जो अपराधी होते हैं उनको परमानेंट प्रोटेक्शन मिल जाता है। जब आर्टिकल 15 में बंदायूं केस के असली ओबीसी अक्यूज्ड और समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी को फिल्म से निकाल दिया जाता है तो एक्चुअल क्रिमिनल्स और उस पॉलिटिकल पार्टी की रेपुटेशन को शील्ड मिल जाता है। आज भारत के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग ये नहीं जानता होगा कि बंदायूं केस में एक्चुअल जो क्रिमिनल्स थे वो कौन थे। बड़ा वर्ग तो यही मानता है कि ब्राह्मण महंत जी ने ये सब कुछ करवाया था। शेरनी के अंदर भी यही हुआ था, जहां असली मुस्लिम हंटर शफत अली खान और असगर अली खान को विद्या बालन की फिल्म ने पूरी तरीके से शील्ड कर दिया था। और इस फिल्म की वजह से अब लोगों को लगता है कि वो जो असली शिकारी था वो कोई कलावा पहनने वाला हिंदू पिंटू था। तीसरा और सबसे बड़ा डैमेज है हिंदू सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी को सिस्टमेटिकली इरेज करना। चक दे इंडिया में मीर रंजन सिंह नेगी की पूरी हिंदू आइडेंटिटी को मुस्लिम आइडेंटिटी के नीचे दफना दिया गया। और जब किसी रियल इंसिडेंट पर बनी फिल्म के अंदर हिंदू मेजोरिटी को विलेन बनाया जाता है, अपर कास्ट को टारगेट किया जाता है और असली माइनॉरिटी परपेट्रेटर्स को हिंदू बना दिया जाता है, तो एक पूरी जनरेशन ऐसी ग्रो करती है जो अपनी सिविलाइजेशन को गिल्ट और शर्म के चश्मे से देखती है। पर अच्छी बात यह है कि अब ऐसी फिल्में भी बन रही हैं जो इस नैरेटिव वॉरफेयर का जवाब दे रही हैं। अब असली इंडियन सिनेमा उभर रहा है जो सच दिखाता है, साथ ही साथ हिंदू सिविलाइजेशन को रिस्पेक्ट भी देता है। एसएस राजामौली ने आरआरआर बनाकर पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि इंडियन हीरोज को कैसे ग्लोरीफाई करते हैं। ऋषभ शेट्टी ने कांतारा बनाकर एक हिंदू ट्राइबल आइडेंटिटी को दुनिया के सामने रखा था। आदित्य धर ने उरी, आर्टिकल 370 और धुरंधर बनाकर इंडिया का असली नैरेटिव पेश किया। हुमाले फिल्म्स महाअवतार नरसिम्हा बना रहा है जो हिंदू सिविलाइजेशन की फाउंडेशन पर टिका है। और अब चौहान जैसी अपकमिंग फिल्म्स के अंदर मेजर आदित्य कुमार जैसे रियल इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को उनकी असली आइडेंटिटी के साथ दिखाया जा रहा है। बेसिकली ये एक सिविलाइजेशनल अवेकनिंग है जो शायद अब रुकने वाली नहीं है। हाँ, वो प्रोपेगेंडा फिल्में जो इतने सालों से बनती आ रही है ना, वो जरूर रुक जाएंगी। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्मों को जो जवाब है वो नेशनलिस्ट फिल्म मेकर ढंग से दे पा रहे हैं? हमें कमेंट्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। साथ ही साथ जो दूसरा वीडियो इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसको जरूर देखिए। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।